तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, रेडियस कितना होता है कोई भी ऑर्बिट, जैसा कि हमने बोर्स मॉडल में पढ़ा था कि रेडियस क्या था, mvr इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम लोग रेडियस का एक इक्वेशन निकालने थे, लेकिन रेडियस रिलेटिव में कितना होता है और फिर उसका वेलोसिटी कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, ये सब हमने अभी नहीं निकाला था। ठीक है, तो आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है, उसका रेडियस कितना होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होता है। ये तीन टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला क्या है, रेडियस, दूसरा एनर्जी और तीसरा है वेलोसिटी। ठीक है, तीसरा है वेलोसिटी। हम लोग आज ये तीनों टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनर्जी रिलीज्ड और ऑब्जर्व्ड। ये जो है एनर्जी रिलीज्ड और ऑब्जर्व ड्यूरिंग एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। चलिए ये समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर का ये समझते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं एक सीधा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ यहाँ पे कि सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर यहाँ से जंप करके इस ऑर्बिट में आ जाता है, तो इस ऑर्बिट में आने के लिए ये जो एनर्जी रिलीज करेगा, सपोज़ यहाँ से ये 5 जूल एनर्जी रिलीज़ किया। एक एग्जांपल के लिए, यहाँ पे कोई मैं परफेक्ट डाटा नहीं दे रहा हूँ, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर 5 जूल एनर्जी रिलीज़ करेगा तो वो 5 जूल एनर्जी इन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, इसका एक सिंपल आप लॉजिक समझ सकते हैं। जैसे कि आप एक 50 मीटर ऊपर टावर पे खड़े हैं, तो वहाँ से आप नीचे आए 20 मीटर, तो आप कितने ऊपर खड़े हैं, अभी भी तो 30 मीटर ऊपर खड़े हैं ना। तो सिंपल ये कैलकुलेशन है। अगर यहाँ पे सम एनर्जी के साथ ये है और यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज़ करके नीचे आया है, तो इन दोनों ऑर्बिट का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसी के बराबर एनर्जी रिलीज़ करेगा ना। इन दोनों हाइट के बीच जो डिफरेंस है उतना ही तो नीचे आया ना। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 20 मीटर का, तो उतना ही नीचे भी आया ये। उसी तरह जितना एनर्जी डिफरेंस है उतना ही नीचे वाला ऑर्बिट में आएगा। इन दोनों ऑर्बिट के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वही एनर्जी रिलीज़ कर देगा वो। तो एनर्जी रिलीज्ड और ऑब्जर्व्ड, अब जंप भी करेगा तो उसको उतना एनर्जी मिलेगा, तो वो जंप कर जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज्ड और ऑब्जर्व ड्यूरिंग एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। उन दोनों ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा एनर्जी रिलीज्ड और ऑब्जर्व कोई भी इलेक्ट्रॉन का। हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोर मॉडल ऑफ एटम ये करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेट करेंगे दोनों को और वहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी कि इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए हम लोग इसका दोनों फोर्स लिखते हैं, जितना फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है, और दोनों को इक्वेट करते हैं। तो एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लगता है, उसके मोशन की वजह से। तो ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, जो न्यूक्लियस के डायरेक्शन में है, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उसको खींच रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो दोनों को अट्रैक्शन दोनों को फील होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है और ये बाहर धकेल रहा है, तो दोनों जब इक्वल होगा तभी एक स्टेबल रेडियस पे घूम सकता है। तो चलिए दोनों को इक्वेट करते हैं, दोनों का वैल्यू लिखते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं। तो फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, mv²/r। ये फिजिक्स का बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप लोग अगर नहीं अभी जानते हैं तो फिजिक्स के अगले टॉपिक में मतलब फिजिक्स में आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r होता है। और F तो जानते हैं K(Q1 Q2/r² होता है। तो K का वैल्यू ये हुआ, Q1 कितना है इसका, सपोज अगर Z है, Z इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें कितना चार्ज होगा, Zd। जैसे कि एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है E, तो Z प्रोटॉन में कितना होगा, Zd। तो एक का चार्ज, इसका न्यूक्लियस का चार्ज हो गया Zd और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, तो कितना हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया K(Q1 Q2/Rn²। अब इसका रेडियस तो nth ऑर्बिट का रेडियस Rn होता है, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ Rn लिख चुके हैं। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो mv²/Rn इज इक्वल टू 1/4πε0 Zd इंटू E/Rn²। तो यहाँ से हम लोग v²n यानी कि nth ऑर्बिट के वेलोसिटी के स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए, जो कि ये रहा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन 1 है।
अब आगे चलते हैं। एक और हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था कि MVR इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है। तो यहाँ से हमने दूसरा इक्वेशन लिखा और यहाँ से V स्क्वायर का वैल्यू निकालें। यहाँ से V स्क्वायर का एक वैल्यू आया, यहाँ से V स्क्वायर का एक वैल्यू आया, ये देखिए ये एक दूसरा V स्क्वायर का वैल्यू है। अब दोनों बराबर होना चाहिए ना। अगर एक सपोज 5 इज इक्वल टू समथिंग आया XYZ और एक 5 इज इक्वल टू समथिंग आया XYZ, तो ये दोनों को भी तो इक्वल होना पड़ेगा ना। अगर एक साइड इक्वल है तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं, ये साइड को इक्वेट करते हैं और इस साइड को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो उसी को हमने यहाँ इक्वेट किया, ये देखिए ये लाइन में हमने इक्वेट किया और यहाँ से रेडियस का मतलब इक्वेशन आ गया जो कि इतना है n² इंटू ये कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग सीधा ये देखिए इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ वेरी क्या कर रहा है n, ऑर्बिट ही तो वेरी कर रहा है ना। एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, यही तो वेरी कर रहा है। बाकी H कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट है, E स्क्वायर कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और M भी कांस्टेंट। तो इन सब को एक मल्टीप्लाई करके अलग कांस्टेंट लिख लेते हैं जिसका वैल्यू k है। तो Rn का वैल्यू क्या हो गया, n² k, ठीक है। ये हो गया हमारा रेडियस का वैल्यू। किसी भी nth ऑर्बिट के रेडियस का निकालने के लिए हम लोग को यही वैल्यू यूज़ करना है, ठीक है। इसको अगर मोर सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो Rn का वैल्यू हो जाता है 0.56 n², ठीक है, 0.56 n² और ये हो जाता है नैनोमीटर में। ये हमारा Rn का वैल्यू होता है। अब आगे देखते हैं Vn के लिए, आगे हम लोग पहले एनर्जी का इक्वेशन लिख देते हैं। एनर्जी का इक्वेशन क्या है, तो टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सब लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mvn²। nth ऑर्बिट का अगर वेलोसिटी vn है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mvn²। अब इक्वेशन 1 से हम लोग को पता है mv²/Rn इतना होता है। ये हम लोग इक्वेशन 1 यहाँ देखिए, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ से हम लोग को पता है ना mv²/Rn कितना हो जाता है, इतना का बराबर है। तो वहाँ से भी हम लोग हाफ mv² का वैल्यू लिखे जो कि ये आया, ठीक है, ये आया हाफ mv² का वैल्यू। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अगर इलेक्ट्रोस्टैट में देखा जाए तो हो जाता है k Q1 Q2/R, ये हो जाता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो अट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पे, इसलिए निगेटिव हो गया। अट्रैक्शन फोर्स हमेशा निगेटिव होता है, तो वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ये आया। अब टोटल एनर्जी ऐड करने के लिए, टोटल एनर्जी के लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देते हैं। तो इसको और इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/8πε0 ZE²/Rn, ठीक है। अब यहाँ से E का वैल्यू ये लिख दिया हमने। Rn का वैल्यू हम लोग को पता है, पहले हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा Rn का वैल्यू, ठीक है। यहाँ से Rn का वैल्यू यहाँ पुट किए, यहाँ पे Rn का वैल्यू पुट किए, ये Rn है, यहाँ पे Rn का वैल्यू पुट किए, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन जो आया एनर्जी का वो ये आया। उसमें से ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, पहले से ही हमको पता है। देखिए E का वैल्यू कांस्टेंट है, M का वैल्यू कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, 8 तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट, इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं K, ठीक है, ये हमारा K हो गया। अब एनर्जी के लिए क्या लिख सकते हैं, K इंटू Z²/n²। तो एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, Z²/n² पे, और इसको K का वैल्यू होता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम एनर्जी लिखते हैं तो K का वैल्यू होता है -13.6। तो अगर किसी भी आपसे सपोज पूछा जाए फाइंड द एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो हमको क्या है यहाँ पे n का वैल्यू दिया है और z का वैल्यू भी दिया है। z कितना होता है हाइड्रोजन का, 1, एटॉमिक नंबर 1 है, और n का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे, z का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2, तो हमारा E का वैल्यू निकल जाएगा। फॉर हाइड्रोजन एटम हम लोग को अगर जनरली अगर हाइड्रोजन एटम के लिए सिंप्लीफाई किया जाए तो z का वैल्यू 1 होता है, तो एनर्जी सिंपली क्या हो जाएगा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा E का वैल्यू आ गया हाइड्रोजन एटम के लिए। अब यहाँ पे एक टेबल में आप देख के अच्छे समझ सकते हैं, ऑर्बिट नंबर अगर 1 है तो ये 13.6 है, ऑर्बिट नंबर 2 है तो 3.4 है, ऑर्बिट नंबर 3 है तो 1.64, ऐसे करके
ये अलग अलग क्या बोल सकते हैं, अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग एनर्जी है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दे के आपको समझाते हैं रेडियस और वेलोसिटी निकालने के लिए। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। ठीक है, तो आपको क्या है, फॉर्मूला तो पता है, एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n²। और एक बात अब याद रखिएगा, आपको अब पूरा लाइफ ZE एनर्जी के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको 11th 12th तक तो कम से कम, क्योंकि इसके अलावा कोई और फार्मूला भी आपको नहीं पढ़ना। ये जो इतना बड़ा सा फार्मूला था ये बस डेरिवेशन के लिए, आपके समझने के लिए ये फार्मूला हमने आपको बताया है। आपको यूज़ हमेशा यही फार्मूला करना है, चाहे जो भी क्वेश्चन हो आपको यही फार्मूला यूज़ करना है। तो E इज इक्वल टू -13.6 Z²/n²। अब क्या बोल रहा है, फाइंड एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट मतलब क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया 3। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ऑर्बिट का जो नंबर है वो हो गया हमारा n, तो n का वैल्यू 3 हो गया। अब हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, तो z का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, -13.6 इंटू Z², 2 का स्क्वायर 4 और n², 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू 4/9। ये हमारा एनर्जी का वैल्यू, इसका जो भी कैलकुलेट होगा इसको कैलकुलेट करके आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा एनर्जी का वैल्यू आ गया। अब ऐसे ही अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्वेश्चन है फाइंड रेडियस, या फिर फाइंड, चलिए एनर्जी निकालते हैं, फाइंड एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। ठीक है, तो इसके लिए भी आप सिंपल कुछ नहीं करना है, E इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n²। अब Z और N का वैल्यू लिखते हैं, तो Z लिथियम का कितना है, Z इज इक्वल टू 3, N का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, E का वैल्यू क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू 9/9 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना कभी मत भूलिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एक जूल डिवाइड बाय, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। ठीक है ना, ये सिंपली हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता चल गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल गया। अब ऐसे ही एनर्जी का क्वेश्चन आपसे बहुत सारा पूछा जाएगा कि इस एटम का, इस ऑर्बिट का, सपोज एक्स एटम का वाई ऑर्बिट निकालना है, एक्स एटम है, इसका एटॉमिक नंबर एक्स है और इसका वाइथ ऑर्बिट का हम लोग को एनर्जी निकालना है, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टफ चीज़ है। रेडियस भी, जैसा कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया, रेडियस भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक जो था, आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, हम आपको जैसे ही टाइम मिलता है आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो इस टॉपिक को आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एनर्जी डिफरेंस पढ़ेंगे कि जंप कैसे निकालते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है अगर एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट, तो वो कैसे निकालते हैं, और वहाँ पे क्या क्या मतलब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन में क्या क्या फिनोमेना होता है, वहाँ पे कैसे एक्साइटेशन होता है, कैसे डी एक्साइटेशन होता है, ये सब भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आपसे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।